नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसमें हिस्ट्री वाले टॉपिक के अंदर हमने ये कंप्लीट कर लिया है। और इसमें राजस्थान के सभ्यता स्थल से लेकर के और बाकी के जो मध्यकालीन सारे जो भी महत्वपूर्ण राजवंश हैं वो सब हमने देख लिए, राज सिंह ऑफ मेवाड़ तक। तो अब जो आगे का आपका टॉपिक है वो है आधुनिक राजस्थान से संबंधित है। और आधुनिक राजस्थान के आपके कौन कौन से टॉपिक हैं? एक तो 1857 की क्रांति, ये वाला टॉपिक हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान और जनजाति आंदोलन, दूसरा ये टॉपिक। और इसके बाद प्रजामंडल आंदोलन। तो तीन ये टॉपिक हो गए। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, तो ये राजस्थान का एकीकरण वाला फोर्थ टॉपिक हो गया। और फिर महिलाओं का जो योगदान है तो ये पांचवा टॉपिक। तो आपके ये कुल आधुनिक राजस्थान के 5 टॉपिक हैं। और इन 5 में से आप मान के चलिए कि हमेशा अक्सर आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम, ये वाला ये 1857 की क्रांति का वीडियो है। और अब वीडियो की संख्या है वो भी बढ़ाई जाएगी। 2 वीडियो तो नॉर्मली होते ही हैं। कोशिश करेंगे धीरे धीरे डेली के 3 वीडियो आपके सामने अपलोड हों। और बाकी भी मैं कई चीजें इसमें शुरू करने वाला हूं, तो आपको बता दिया जाएगा। ये वाला पोर्शन जो है पहले वाला हिस्ट्री वाला, ये आपका हो चुका है। तो इसके टेस्ट के लिए आप तैयार रहिएगा, मैंने पहले आपको बता दिया था। तो जब भी होगा आपको 3-4 दिन पहले बता देंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, यानी 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा वो। तो आइए पढ़ते हैं इसको। अब है 1857 की क्रांति। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझेगा आपको। 1857 की जो क्रांति है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि भारत में शुरू हुई, उसके बाद उसकी जो लहर है धीरे धीरे हमारे राजस्थान तक भी पहुंची। तो मैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में आपको एक बार समझा रहा हूं ताकि आपके इसका कंसेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले देखिए 2 सहायक संधियां मानी जाती है, एक तो सब्सिडियरी अलायंस होती है और एक होती है सबऑर्डिनेट अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब होता है सहायक संधियां और सब ऑर्डिनेट अलायंस का मतलब होता है आश्रित पार्थिके की नीति। इसमें नाम ही देख लीजिए, सब ऑर्डिनेट यानी किसी के अधीन, सब्सिडियरी होता है सहायक। तो सहायक संधियां जो है लॉर्ड वेलेजली के समय 1798 से 1805 ये रहा था लॉर्ड वेलेजली। तो जो सहायक संधियां हैं लॉर्ड वेलेजली के समय की 1798 से 1805 तक ये लॉर्ड वेलेजली रहा। तो उस टाइम जब हमने इतिहास पढ़ा तो इतिहास में आपको बताया था कि भरतपुर में जो उस वक्त शासक होते हैं रणजीत सिंह, तो उनके समय सितंबर 1803 की संधि होती है। अलवर जो है वो नवंबर 1803 में संधि करेगा। तो ये जो 1803 वाली सहायक संधियां मानी जाती है इसमें भरतपुर ने सबसे पहले की थी। लेकिन वो सहायक संधियां सम्मानजनक संधियां हैं। मतलब क्या मतलब है? देखिए आप थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो। आप थोड़ी देर के लिए बस ध्यानमग्न होकर सिर्फ इसको सुनो कि ये सारी कहानी है क्या। अब इस टाइम की जो संधियां हैं उसमें है कि साहब इधर राजा है, इधर इनका अंग्रेज प्रतिनिधि है। 2 शर्त ये अपनी रख रहा है, 2 शर्त ये अपनी रख रहा है। तो वो है कि दोनों अपनी अपनी शर्त रखने हैं। तो वो सहायक संधियां है कि 2 हमारी 2 आपकी और बराबर गद्दी पर बैठे हैं। लेकिन आश्रित पार्थिके की नीति जो है, यहां तक आते आते उस समय गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड होर्डिंग्स। 1817 से 23 के मध्य ये सहायक संधियां होती हैं। सबसे पहले क्रोली करता है नवंबर 1817 में। उसके बाद में विस्तृत संधि जो मानी जाती है वो कोटा की मानी जाती है दिसंबर 1817। और सबसे अंत में करता है सिरोही 1823। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सबसे पहले सहायक संधि जो है, हालांकि देखिए दरअसल सहायक संधियां सही अर्थों में कहते तो इनको हैं और इनका सही नाम है आश्रित पार्थिके नीति। लेकिन अब ये नाम हो सकता है जो एग्जामिनर है उनको भी बोलने में दोहरा दोहरा लगता हो, आश्रित पार्थिके की नीति, वो बेटे सीधे क्या करते हैं सहायक संधियां ही कर देते हैं। और हम भी इसको सहायक संधियां ही बोल देते हैं क्योंकि कोई वर्ड भले ही रॉन्ग है लेकिन वो पॉपुलर इतना ज्यादा है कि वो फिर उसमें सही गलत नहीं देखते। तो इसलिए जो आश्रित पार्थिके की नीति है इसको भी सहायक संधि बोल देते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सबऑर्डिनेट है। हमारे राजाओं ने अंग्रेजों के सामने पूरी तरह से हथियार डाल दिए, ये लो साहब आप हमारी रक्षा करो। किस किस से? मराठों से और पिंडारियों से।
बदले में इन्होंने खिराज जो है वो देना स्वीकार किया। जैसे खिराज क्या है कि हम आपको साल का जो है इतना रुपया दे देंगे, और बदले में जो अंग्रेज है वो मराठों और पिंडारियों से इनकी रक्षा करेंगे। इसके साथ ही अंग्रेजों ने यह भी कहा था कि हम किसी भी रियासत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो यहां से ये आप चीज ध्यान में रखना, आश्रित पार्थी की नीति है, इसने हमें अब अधीनता की ओर डाल दिया, और धीरे धीरे इतने मजबूर हो जाएंगे हम, यानी यहां की रियासतें, कि 17 में अधीनता स्वीकार की थी, पहली करौली, सिरोही 23 में, और आते आते इतनी आदत हो जाएगी अधीनता की कि 1857 की जब ये क्रांति होगी तो इसमें यहां के राजाओं ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया। और क्रांति के असफल होने का एक बहुत बड़ा जो कारण था वो यही था कि यहां के जो शासक थे राजपूताना के, उन्होंने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। और बाकी भी जो शासक थे हिंदुस्तान के, उन्होंने भी किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ये चीज आप समझ गए, अंत में ये हो गया, ये हो गया पॉइंट। उसके बाद आता है कि 1817-18 की संधियां कराने में चार्ल्स मैटकॉफ और कर्नल जेम्स टोड की महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए, उस समय की जो ये संधियां होती है, क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि ये जो संधियां हैं उस समय, इन संधियों को कराने में यहां किसका योगदान था? तो उस वक्त ये जो कर्नल जेम्स टोड, जो ये मेवाड़ का, इस क्षेत्र का क्या था? पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था। मैटकॉफ भी एक अधिकारी था। तो ये चार्ल्स मैटकॉफ और कर्नल जेम्स टोड है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी इन संधियों को करवाने में। ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट है, ये आया हुआ है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अजमेर की। देखिए, थोड़ा सा मैप से देखते हैं। आपको मैंने समझाया 1817 से 23 के मध्य राजस्थान की सभी रियासतों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, और उनसे वो सहायक संधियां, जिसको आश्रित पार्थी की नीति कहते हैं, वो कर ली। अब ये 1817 से 23 की स्थिति है। अब अंग्रेजों ने यह देखा कि हम राजस्थान पर, यहां की जो रियासतें हैं, उन पर नियंत्रण कैसे बनाए रखें। भाई, नियंत्रण आप पास रह के बना के रख सकते हो, अगर आप दूर चले गए तो आप नियंत्रण नहीं रख सकते। तो अब, और इनका जो गवर्नर जनरल है, जी जी, गवर्नर जनरल, ये कहां बैठता था? बंगाल। तो फिर यह है कि साहब नियंत्रण बनाए कैसे रखें? तो इसलिए इन्होंने यहां पर जो अजमेर है, जिसे इन्होंने मराठों से प्राप्त किया था अंग्रेजों ने, उस वक्त मराठों का अधिकार हो गया था अजमेर पे, इस अजमेर के अंदर, अब इसको राजस्थान का हृदय ऐसे ही नहीं कहते, मतलब यहां पहाड़ियों से घिरा हुआ सुरक्षित अजमेर, और यहां रह करके और आप चारों दिशाओं में नियंत्रण रख सकते हो। कहीं से भी जाना हो आपको कोई समय नहीं लगेगा, इधर जाना हो तो चलो, इधर जाना हो तो चलो, इधर जाना हो तो चलो, इधर जाना हो, इधर जाना हो। इसलिए अंग्रेजों ने अजमेर को चुना, और 1832 में यहां इन्होंने अपना एक अधिकारी नियुक्त किया, जिसका नाम था एजीजी। जीजी के आगे क्या लगा दो? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कब? 1832 में। और सबसे पहला अधिकारी जो नियुक्त किया वो कौन था? लॉकेट। गले में आप लॉकेट पहनते हो, जो कई क्या होते हैं, जो कई तो जैसे आप मान लीजिए लॉकेट सब तरह के पहनते हैं। कुछ लोग पहनते हैं, जैसे कोई भगवान के पहनते हैं, कोई हनुमान जी के हैं, कोई देवी देवता के पहनते हैं। कुछ लोग जो आशिक टाइप होते हैं, दीवाने, वो दीवाने क्या होते हैं, जो उनकी जो दीवानी होती है, जो उसका लॉकेट, वो उसकी फोटो वोटो बना लेते हैं, और उसके साथ अपनी फोटो लगा करके और अपने गले में लटका लेते हैं। तो ये ध्यान में रखना, सबसे पहला जो एजीजी कौन था यहां पर? लॉकेट। ये क्वेश्चन भी पूछता है, आपका बन गया इफेक्ट कि 1832 में, यह सन भी महत्वपूर्ण है, 1832 में अंग्रेजों ने अजमेर में एक अधिकारी नियुक्त किया, जिसका क्या नाम रखा गया? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल तो बैठेगा साहब बंगाल में, और उसका एजेंट के तौर पर यहां कौन बैठेगा? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये था मिस्टर लॉकेट। और बाकी रियासतों के अंदर भी इन्होंने कि साहब हम नियंत्रण बनाए रखें, राजाओं के पास भी हमारा कोई आदमी बैठा रहना चाहिए, इसलिए इन्होंने रियासतों में भी एक एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की, और उस अंग्रेज अधिकारी को इन्होंने कहा पीए।
पीए का मतलब पर्सनल असिस्टेंट मत कर देना। कई भोले भाले बच्चे होते हैं कि साहब ये तो पीए है, पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल एजेंट। पीए का फुल फॉर्म क्या है? पॉलिटिकल एजेंट। तो रियासतों के अंदर भी हस्तक्षेप के लिए, और देखिए क्या ऐसी परिस्थितियां थी, क्या कंडीशन, क्या समय आ गया कि एक समय तो वो था साहब, राजा क्या राजस्थान के राजा होते थे। मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई है, मेवाड़ की, मालदेव की, इधर ये मारवाड़ वालों की, मतलब क्या खतरनाक, पृथ्वीराज चौहान, क्या धुरंधर, मतलब वास्तव में मजा आ जाता है साहब। काश उस समय में मेरा जन्म हुआ होता, मैं लाइव उन लोगों को देख पाता। फील तो कर सकते हैं लेकिन अब लाइव तो कैसे देख सकते हैं उनको, उस टाइम होते तो लाइव देखते। और क्या आज जमाना आया है कि बाहर से आए हुए कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज और रियासतों में राजा चैन की सांस तक नहीं ले पा रहा, इनके दरबार में बैठा है साहब, चाहे मेवाड़ हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे जयपुर हो, कोई सा भी हो, इनके बराबर कुर्सी पे धरना दे के बैठ गया, लो साहब, सिर पे ही छाती पर मूंग दलने के लिए बैठ गए सब। राजा इनसे बिना परमिशन के कुछ कर तक नहीं सकता था, ऐसी हालत इन्होंने कर दी थी। तो ये आपके सिस्टम समझ में आ गया। अंग्रेजों का जो भारत में कंट्रोल करने वाला उस वक्त था गवर्नर जनरल, वो बैठता था बंगाल में। और राजस्थान की इन रियासतों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए 1832 में अजमेर में इन्होंने एक अधिकारी नियुक्त किया, जिसे कहा गया एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। पहला एजीजी कौन था? लोकेट। और मराठ और अंग्रेजों ने अजमेर को उस टाइम किससे प्राप्त किया था? मराठों से प्राप्त किया था, मराठों ने अधिकार कर लिया था इस पे। और बाकी रियासतों के अंदर भी इन्होंने अपने अपने अंग्रेज अधिकारी बिठाए, जिनको क्या कहा गया? पॉलिटिकल एजेंट। तो ये आपका पॉइंट क्लियर है। तो ये 1832 में अजमेर में अंग्रेजों का राजस्थान में मुख्यालय था, और इन्होंने बना लिया अपना मुख्यालय। कौन था पहला एजीजी? लोकेट। प्रथम एजीजी था ये, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और बाकी इसके अलावा जो एक अधिकारी भी बैठा है अलग अलग रियासतों में, उसको कहते थे पीए, पॉलिटिकल एजेंट। अब ये देखिएगा, जो शीतकाल में तो यहां ये अंग्रेज अधिकारी जो एजीजी था, ये कहां बैठता था? अजमेर में। लेकिन साहब ग्रीष्म काल के अंदर जो है, अब यहां अंग्रेजों को लगती गर्मी, क्योंकि राजस्थान तो राजस्थान है साहब, तो अंग्रेजों को, इसको अंग्रेज अधिकारी को गर्मी लगती, इसलिए इन्होंने अपनी दूसरी एक स्थान के तौर पर, एक दूसरे ऑफिस के तौर पर, ये ग्रीष्म काल में कहा रहते थे? आबू। राजस्थान के अंदर घूमने के लिए अगर कोई स्थल माना जाता है ठंडी जगह, तो वो माउंट आबू माना जाता है। और इसी माउंट आबू को लेकर के जब मैं आपको राजस्थान का एकीकरण पढ़ाऊंगा, बड़ी मजेदार किस्से हैं साहब, बड़ा जोरदार था। सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे, चूंकि वो गुजरात के थे, वल्लभ भाई पटेल जी हैं, वो चाहते थे आबू और देलवाड़ा में मेरी तरफ ले जाऊं। कैसे राजस्थान वालों ने संघर्ष किया, गोकुल भाई भट्ट ने, सब ने मिलकर के साहब देखो, पूरा राजस्थान में देखो हमारी घूमने की एक ही तो जगह है, आबू, ठंडी जगह। अब आप इसको ही उधर मिला दोगे गुजरात में, तो हम जाएंगे कहाँ? भाई हमारी शादी वादी भी मान लो हो गई, तो हम घूमने जाएंगे कहाँ? अरे कोई तो जगह होनी चाहिए घूमने के लिए। तब फिर बाद में बड़ी मुश्किल से आबू मिला था यहाँ। 7 साल तक जो है, हमारे लोगों ने 6 साल तक संघर्ष किया उसमें, क्योंकि एकीकरण में हम पढ़ेंगे कि उसमें जो छठा चरण है वो 1950 में, और 7वां चरण 1956 में। तो छठे और 7वें चरण के बीच में इतना गैप, जो बीच में 6 साल तक संघर्ष चलता रहा, वो इन आबू देलवाड़ा के लिए महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण इनके लिए चलता रहा था वो। साहब इसको देखो उधर तो इतना महत्वपूर्ण है, तो इसको गर्मी लगती थी गोरे को, तो ये गोरा क्या करता था? ग्रीष्म काल में आके माउंट आबू के अंदर साहब बढ़िया ठंडी हवा खाता और आबू में बैठता। तो ध्यान में रख लेना इस चीज को। 1848 के अंदर देखिए, लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल बनता है, तो ये एक पॉलिसी लेकर के आया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी विलय की नीति। आप जानते हैं कि झांसी है, सतारा है, ये कई को इसने अपने जो है मिला लिया। क्या था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? हालांकि राजस्थान की क्रांति से कोई ऐसा इसका लेना देना नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए आपको समझा रहा हूं। ये सब भारतीय इतिहास में इसके पत्ते खोलते हैं सारे, एक एक पत्ते। यहां दरअसल क्या था कि जिस राजा के उसकी कोई जैविक संतान नहीं है, अब जैसे मैंने आपको आमेर का पढ़ाया, आमेर के अंदर आपको समझाया था कि जैसे माधो सिंह सेकंड है, उसको भी गोद लिया था, राम सिंह सेकंड भी गोद गया, और मान सिंह सेकंड जो लास्ट में आता है, गायत्री देवी का पति, उसको भी गोद लिया गया था। आसपास के जो भी ठिकाने थे, ईसरदा ठिकाने, इधर उधर से ये गोद आते थे। अंग्रेजों ने, इस डलहौजी ने क्या किया? राज्य को हड़पने की एक नीति, एक नई पॉलिसी बनाई कि अगर किसी के जैविक संतान नहीं है तो गोद वगैरह नहीं माना जाएगा, कोई गोद नहीं ले सकता। उस राज्य को कहां मिला लिया जाएगा? अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिला लिया जाएगा, उस रियासत को।
तो जिसका यहाँ के लोगों ने बहुत विरोध किया था कि साहब ये कोई बात थोड़ी होती है। झांसी जो लक्ष्मीबाई है उन्होंने भी विद्रोह किया, सतारा मेर, तो ये कई नाम आएंगे। एक देखिए अवध का और आता है, आप ध्यान में रखो तो रख लेना। अवध जो है ये अंग्रेजों का बड़ा वफादार माना जाता था। अवध जो आज यूपी में है, उस वक्त अवध रियासत थी, बड़ी वफादार मानी जाती थी। लेकिन अंग्रेज तो सब थे ही गद्दार। मैं तो कह रहा हूं कि जहां अंग्रेज मिल जाए, उस समय की स्थिति ये थी, तो सांप को बाद में मारो, पहले अंग्रेज को मारो। क्योंकि अंग्रेज जो है ये छुरा घोंपने वाले लोग हैं, पीठ में छुरा घोंपने वाले। इनको सिर्फ अपने फायदे से मतलब है और कोई मतलब नहीं है हिंदुस्तान से। तो अंग्रेजों ने पहले तो जो अवध है, ये अवध इनके लिए वफादार था, लेकिन इसको भी देखिए हड़पने का इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और इन्होंने अवध को कुशासन के आरोप में हड़प लिया साहब। क्या कि भाई साहब आपका शासन अच्छा नहीं चला रहे, आप शासन चलाने में सक्षम नहीं हो, अवध को कुशासन के, ये देखिए भारतीय इतिहास में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर किस राज्य को हड़प लिया था, तो वो था अवध। फिर बाद में अवध वालों ने वो बेगम हजरत महल, वो कई आते हैं कि साहब उन्होंने विरोध किया। और मैं जब आज आपको राजस्थान की क्रांति पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं आपको नीमच, क्योंकि ये नीमच से वैसे कैसे जुड़ा हुआ है, जब नीमच के अंदर आपको बताऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा कि वो जो एबोट होता है अधिकारी, वो सबको शपथ दिला रहा था, और उस समय फिर जो एक यहां का सैनिक है वो विरोध करता है कि साहब आप ज्यादा हमें वफादारी की शपथ दिला रहे हो। तो एक बात बताओ, अवध ने तो आपके साथ बड़ी वफादारी थी, आपने अवध के साथ क्या किया? उसने क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। ये घटना बड़ी मजेदार है, आगे मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक फैक्ट हैं शुरू के। तो अब देखिए दूसरे फैक्ट हम देख लेते हैं। 1857 में जो ब्रिटिश पीएम, उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का? पार्म स्टन। जिज्जी कौन था उस समय गवर्नर जनरल भारत का? वो था लॉर्ड कैनिंग। और एजीजी कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए एक बार एक कोई उद्योग निरीक्षक का एग्जाम हुआ था, तो क्या किया बेटों ने, इसका पूरा नाम पूछ लिया। अब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, अब वहां किसी ने टॉम पैट्रिक लॉरेंस लिख दिया, ऐसे करके उसने 4-5 ऑप्शन दे दिए। तो क्वेश्चन पूछने वाला कभी कभी देखता है कि यार ये इसने सैकड़ों बार इन लोगों ने रटा होगा, तो ऐसा करो थोड़ा सा कुछ इधर उधर का दो कि इसने कितनी गहराई से और कितना अच्छे से पढ़ा है। तो कई बार ऐसा भी दे देता है, क्योंकि मैटर तो यही है, बच्चा भी रोज रोज पढ़ता है, एग्जामिनर को सब पता है, उसको पता है कि अब जैसे मैं अगर मान लीजिए कोई पेपर बनाऊं, क्या मुझे ये चीज मालूम नहीं कि आपने क्या क्या पढ़ रखा होगा? सब पता है मुझे, आपने क्या पढ़ा है, कहां कहां से पढ़ा होगा, क्या क्या पढ़ा होगा, सब पता रहता है। तो मुझे पता है कि मैं अगर थोड़ा सा, अगर मुझे आपको उलझाना हो, मैं थोड़ा सा हटके साइड में थोड़ा सा हटके दे दूंगा, ये लो अब आप उलझ गए। तो ये ध्यान रखना। तो एजीजी उस समय एजेंट टू गवर्नर जनरल 1857 के समय कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पहले देखिए जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, दरअसल इसका एक भाई था हेनरी लॉरेंस। नहीं याद रखना है, बस यूं ही बता रहा हूं, मेरा मन कर रहा है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है, इसका भाई था हेनरी लॉरेंस। पहले ये था एजीजी यहां पर। और ये जो पैट्रिक लॉरेंस है, ये उस वक्त ये पॉलिटिकल एजेंट के रूप में मेवाड़ के जो महाराणा है स्वरूप सिंह जी, उनके वहां जो है एक पीए के तौर पर था, पॉलिटिकल एजेंट। लेकिन बड़ा तेज तरार आदमी था ये। और हालांकि देखिएगा पैट्रिक लॉरेंस की और महाराणा स्वरूप सिंह की कभी बनी नहीं, और ये कितना धौंस जमाता था। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, याद नहीं रखना है आपको, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, क्योंकि मेरा क्या है, खून खोल जाता है मैं जब इन अंग्रेजों के बारे में, मैं जब ये चीजें पढ़ता हूं, तो मेरा मन करता है कि बस इनको काट दो, इनको अंग्रेजों को। ये जितना इन्होंने हमारे हिंदुस्तान का सत्यानाश किया है। यहाँ के राजा अपनी प्रजा से इतनी मोहब्बत करती थी, प्रजा अपने राजा से प्यार करती थी। ठाकुर जागीरदार, ये पहले राजा ठाकुर जागीरदार और यहाँ के जो प्रजा है किसान, उनमें पिता पुत्र की भांति संबंध होता था सब। कभी खून नहीं पिया, जो जागीरदार ठाकुर थे उन्होंने कभी पहले जनता का खून नहीं पिया था अंग्रेजों के आने से पहले। लेकिन अंग्रेजों ने आपस के विश्वास खत्म कर दिए, सारा रिश्ता खत्म कर दिया, तब बाद में इन्होंने खून पीना शुरू कर दिया, राजाओं के बीच में सारे संबंध खत्म करा दिए, राजा का प्रजा से बीच में लिंक ही खत्म कर दिया। तो इन्होंने जो हमारे हिंदुस्तान की चौपट किया है, यहां की संस्कृति को, बहुत खतरनाक बुरी तरीके से। ये जो पैट्रिक लॉरेंस होता है, ये महाराणा स्वरूप सिंह की इससे कभी बनी नहीं। और इस पैट्रिक लॉरेंस ने स्वरूप सिंह जी को यहां तक कह दिया था कि ऐसा है स्वरूप सिंह जी,
आपका नाम मेरी काली डायरी में दर्ज है। याद रखना ये बात। काली डायरी से मतलब ये था कि मतलब आपका नाम मेरी हिट लिस्ट में है, और जिस दिन मुझे मौका मिला तो मैं आपकी धज्जियां उड़ा दूंगा, ये याद रखना। हालांकि कभी पूछता नहीं है, लेकिन लिख रखा है आप किताबों में। ठीक है, लिखते हैं कि स्वरूप सिंह की पैट्रिक लॉरेंस से कभी बनी नहीं। ये पहले मेवाड़ में पीए था, ये पॉलिटिकल एजेंट महाराणा स्वरूप सिंह थे। तो उस टाइम इसने कहा था, इनको साफ साफ धमकी दे दी थी कि आपका नाम मेरी काली डायरी में दर्ज है, याद रखना आप ये। तो ये चीज है, तो आप ध्यान में रख लेना। पहले हेनरी लॉरेंस था, लेकिन बाद में इस पैट्रिक लॉरेंस को जो है यहां का एजीजी बना दिया था। और पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे? कोटा का मेजर बर्टन था, मेवाड़ का मेजर सावर्स, मैं 1857 की बात कर रहा हूं। पैट्रिक लॉरेंस 1857 से पहले पीए था महाराणा स्वरूप सिंह के पास, बाद में तो इसको एजीजी बना दिया, तो पीए कोई और बनेगा। तो 1857 के समय मेवाड़ का पीए था मेजर सावर्स, भरतपुर का मोरिसन, मारवाड़ का मैक मेसन और जयपुर का कर्नल ईडन। तो याद कैसे करोगे आप? देखिए, कोटा से सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। कोट जब आप पहनते हो, ये जैसे मान लो मैं हूं, ये मान लो मैं हूं। अब अभी मान लीजिए ये मैंने कोट पहन रखा है। अब ये कोट है, तो इस कोट में मैंने क्या लगा रखे हैं? कोट के क्या होते हैं? बटन। उससे ध्यान में रखना, कोट और कोट जो है, कोट के क्या लगे होते हैं? बटन। तो कोट, कोट से कोटा और बटन से बटन। तो ये आप ध्यान में रख लेना। मेवाड़ का मेजर सावर्स। अब मेवाड़ से मतलब यहां आप उदयपुर से ले, है ना, यही मतलब है भाई। मेवाड़ में मुख्य रूप से आप उदयपुर ले, वही इनका उदयपुरी राजधानी वगैरह सब कुछ यही है। तो उदयपुर के अंदर आप जानते हैं झीलों की नगरी है, बहुत झीलें हैं, और जहां झीलें ज्यादा है तो वहां झरने भी खूब बहते होंगे। तो लोग वहां क्या है, नहाते रहते हैं। तो नहाने को इंग्लिश में सावर लेना कहते हैं। यहाँ पे देखते नहीं बॉलीवुड में जो हीरो हीरोइन होते हैं, मैं सावर लेने जा रही हूं, मैं सावर लेके आता हूं। वो सावर सावर क्या क्या बोलते हैं वो? सावर मतलब मैं नहाने जा रहा हूं, फुहारा चलाएंगे ऊपर से और नहाने लग जाएंगे। तो ये आपको याद करने के लिए समझा रहा हूं, इसको समझने के, क्योंकि इसी तरीके से याद करोगे नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा आपके लिए। तो क्या बटन और क्या सावर्स। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक सेकंड में आप, जैसे मैंने नगर वाला आपको बताया था, अब उस वक्त एग्जाम में एक अलग ही प्रेशर होता है। आंखों के आगे एक पर्दा सा लगा रहता है एग्जाम, जब तक आप 2-3 घंटे बैठते हो वहां एक पर्दा सा होता है आंखों के आगे, कई छोटी छोटी चीजें करता है। जिसने नगर देखा, नगर, अरे उसने पूरा रह भी नहीं पढ़ा होगा। पहला चित्तौड़, ये जय बजरंग बली, ये लो साहब 2 नंबर पक्के। फिर बाहर आके पिपाट करते हैं, अरे ई की मात्रा भी थी। और तो इस तरीके से जो ध्यान में रखते हैं, है ना, कि भाई भाई जैसे मान लो, मतलब नगरी वो पूरा पढ़ते नहीं है। उसने शुरू में नग पढ़ा और उसने नगरी समझ लिया उसको, और उसने चित्तौड़ टिका दिया, जबकि पूरा नगर है। नगर क्या हो जाएगा? टोंक। तो सावधानी से पढ़ना है। तो मेवाड़ में लोग नहाते रहते हैं, तो नहाते रहते हैं तो किससे? सावर लेने के लिए, उदयपुर में, यह हो जाएगा। और मारवाड़ का मेक मैसन, मारवाड़। अब इसको ऐसे याद कर लेना, मार मार के। अच्छा, मारवाड़ में है कौन सा? जोधपुर है, ये तो आप समझ गए, मारवाड़ जोधपुर वाला ही। तो मारवाड़, मार मार के कंठ मोस दिया। मोस दिया, कंठ मोसना क्या होता है? दबाना। मारवाड़ी में कहते हैं ना, कंठ मोस दूंगा तेरा। कंठ मोसना, मोसना मतलब गला दबाना। तो देसी तरीके से याद करो, मार मार के कंठ मोस दूंगा। मोस से मेसन और मार से मारवाड़, बस इतना हिंट ही तो चाहिए। जयपुर का कर्नल ईडन। अब देखिए, जैसे बंगाल में कलकत्ता में आप देखते हैं उधर मैदान है ईडन गार्डन, तो राजस्थान के अंदर एक ही मैदान है सही तरीके से जो क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं, और वो जयपुर का है एसएमएस स्टेडियम, मानसी स्टेडियम। तो हमारे राजस्थान का तो ईडन गार्डन कहाँ है? अपना जयपुर में ही है। तो इस तरीके से याद कर लेना, जयपुर का हो जाएगा कर्नल ईडन। बाकी ये हो गया, भरतपुर वाले का कोई इतना पूछता नहीं है, हालांकि आप ध्यान में रख लेना मोरिसन, एक बच्चा ये याद रख लेना इसको, ये हो गए आपके। तो ये मेन मेन चीजें हैं। अब थोड़ा सा मैप से देखते हैं। देखिए मित्रों, जो 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, 1757 के प्लासी के युद्ध से अंग्रेज जब जीत जाते हैं, उसके बाद से जब बंगाल पे उनका अधिकार हो गया,
1757 से लेके 1857 तक इन अंग्रेजों ने केवल और केवल भारतीयों का क्या किया? सिर्फ और सिर्फ खून पिया, शोषण किया। इनसे किसान नाराज हो गए। क्यों? किसानों का भयंकर शोषण करते थे। केवल खेती, इन्होंने एक चीज छोड़ दी। पहले हमारे गांव में इतने अलग अलग व्यवसाय होते थे, वस्तु विनिमय था, सबको खत्म करवा के केवल एक चीज छोड़ दी, खेती। अब सारे लोग ही जब खेती करेंगे तो कितनी ज्यादा खेती होगी? लिमिटेड खेत होगा। अब सारे आदमी खेती पे आ गए, तो किसानों का खून पीना शुरू कर दिया। किसान नाराज हैं। इसके अलावा जैसे राजा वगैरह हैं, चूंकि हालांकि ये अब राजा को क्या है, एक प्रकार से इन्होंने जिंदगी ऐसी दे दी कि भाई आप तो हमें सालाना इतना खिराज का, मतलब खिराज क्या है, मैं बार बार जो खिराज बोल रहा हूं, टैक्स समझ लो, कर समझ लो, ये समझ लो कि साल का हमें इतना पैसा देना है, बस आप राज करो। कैसे करोगे हमें मतलब नहीं है, हमें तो इतना पैसा चाहिए। तो राजा भी धीरे धीरे पूरी तरह से इन पे आश्रित हो गए। अब बात आती है सामंतों की। ये जो ठाकुर, जागीरदार, सामंत, ये सब एक शब्द है, पर्यायवाची से हैं। तो मैं आपको पहले के हिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि आखिर सामंत कौन होते थे, अच्छे से समझा चुका हूं। और सामंतों का अंग्रेजों से नाराजगी का कारण क्या है कि भाई अब राजा पहले डिपेंड होता था सामंतों पे। ये इन्हीं के रिश्तेदार, इन्हीं के होते थे। कोई जानकार है, कोई रिलेटिव है, ज्यादातर खून से संबंधित रिश्ते होते थे। और ये अपने पास सेना भी रखते थे। राजा हमेशा इनकी सहायता की जरूरत पड़ती थी राजा को। लेकिन अब, और ये बीच में अजमेर है, अब तो पूरा राजपुताना डिपेंड किस पे हो गया? अंग्रेजों पे डिपेंड हो गया। मतलब कौन? शासक। अब इनको सामंतों की जरूरत ही नहीं है। भाई अगर मान लीजिए इनको कोई भी समस्या होती है तो ये तो सीधा अंग्रेजों को कॉल करेंगे, हेलो हेलो, यस, मैं महाराजा तख्त सिंह बोल रहा हूं, ये हमको परेशान कर रहा है। तो अंग्रेज जो पैट्रिक लॉरेंस के, ओके डोंट वरी आई एम कमिंग, सीधा सा साहब इनका हिसाब है। हालांकि इतनी सुविधा नहीं है उसमें, रेल भी भारत में नहीं, राजस्थान में नहीं है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, 1857 की जब क्रांति राजस्थान में है तो उस समय राजस्थान के अंदर कहीं भी रेल अभी भी नहीं है, यह आप ध्यान में रखना। तो आने जाने में समय लगता था, सूचना मिलने में समय लगता था। तो ये क्या है, यहां के राजा को अब सामंतों की, ठाकुरों की, जागीरदारों की, इनकी आवश्यकता नहीं रही। यह अब इन पर डिपेंड नहीं है राजा। तो अब ये सामंतों का हक है, छिन गया वो। यार पहले इतना इन्हीं के बल पर राजा शासन करता था, अब इन्हीं का हक तो छिन गया। अब सामंत जो है वो नाराज हो जाएंगे। किससे? अंग्रेजों से भी नाराज होंगे और अपने राजा से भी नाराज रहेंगे। अंग्रेजों से ज्यादा रहेंगे कि तुम्हारी वजह से ये सारा काम हुआ है, और राजा से भी रहेंगे लेकिन थोड़ा कम रहेंगे, लेकिन रहेंगे जरूर। तो हर वर्ग इनसे नाराज है। आर्मी में सैनिकों की बात करूं तो देखिए, अंग्रेज तो केवल मुट्ठी भर थे। अब अंग्रेज भारत पर भारतीयों के माध्यम से ही शासन करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। अब भारतीयों को जब ये सेना में भर्ती करेंगे, ये क्या करते थे, उन पर जो अधिकारी रखते थे वो अपना अंग्रेज रखते थे, और बाकी साहब नीचे पूरी सेना की टुकड़ी भारतीय। और भारतीय चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी पढ़े लिखे हो, उसको कुछ एक पोस्ट के बाद में उसको ऊपर जाने ही नहीं देते थे सर। सबसे बड़ा अधिकारी तो अंग्रेज ही रहेगा, और वो जो हुक्म देता वो सब हमारी आर्मी को मानना पड़ता। तो ये भी क्या हो रहा था, ये भारतीयों का शोषण ही था। और फिर उसके बाद में देखिए, अब कहते हैं कि जब एक लावा जब अंदर पूरी तरह से भर रहा हो, ज्वालामुखी आपने देखा है, ज्वालामुखी कब फटता है? जब उसमें लावा अंदर भर रहा हो, 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 और एक दिन फिर ना और निकल जाता है उसमें से। कुकर है, प्रेशर कुकर आपके घर में होता है। अब वो कुकर के ऊपर एक सीटी लगी होती है, और मान लीजिए वो सीटी नहीं हो, या सीटी ब्लॉक हो गई और आपने कुकर पे कुछ चढ़ा दिया। अब वो थोड़ी देर के अंदर, थोड़ी देर के अंदर करते 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 जब उसमें गैस इतनी ज्यादा होगी तो वो लोहे का कुकर भी जो है ना, अरे पूरा कुकर फट जाता है। यह है जब किसी पर लगातार शोषण होगा, शोषण होगा, शोषण होगा, शोषण होगा, एक हद के बाद में वहां से प्रतिरोध होना शुरू हो जाएगा। अब 1757 से 1857 तक इन 100 सालों में अंग्रेजों ने धाप के खून पिया। सब लोग इनसे परेशान हैं। उस समय एनफील्ड राइफल जो थी, ये क्रीमिया युद्ध में कहते हैं पहली बार प्रयोग किया था, आपके वो काम की नहीं है, इधर वो अलग चीजें हैं, दूसरे क्षेत्र की आ जाती। एनफील्ड राइफल जो थी, ये बड़ा अच्छे रिजल्ट माने जाते थे कि साहब एनफील्ड राइफल जो है बड़ी अच्छी मानी जाती थी। लेकिन उस समय इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग किया जाता था,
तो ऐसा कहते थे कारतूस के बाहर जो खोल होता था उसको किससे तोड़ना पड़ता था? दांतों से। वो खोल जो था वो कहते थे कि साहब उसमें गाय और जो सुअर है इनकी चर्बी से बना हुआ होता है वो। तो चूंकि आप देखिए ये जो हिंदू मुस्लिम है वो दोनों इस चीज से नाराज होंगे। भाई सैनिक इनके पास में कौन से? हिंदू मुस्लिम यही सैनिक थे। तो चूंकि ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई चीज होती है और व्यक्ति देखिए हर चीज बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है कि जब उस पर उसके आंच आने लगे तब वो चीज उसको नहीं होता। मैं आपको जैसे मैंने आपको अकबर जब पढ़ाया था तो अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था जिसको बीरबल ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन मान सिंह जिसके बल पर पूरा अकबर का इतना बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ, जब मान सिंह को अकबर ने कहा कि मान सिंह मैंने दीन इलाही धर्म चलाया यार, तुम प्लीज, मैंने तेरे को तो बेटे की उपाधि भी दे रखी है फर्जंद, प्लीज स्वीकार कर ले तू। मान सिंह ने देखो हुक्म, बाकी सब ठीक है, ये धर्म वर्म की बात मत करो आप सब, मैं हिंदू हूं मुझे वही रहने दो, ये मेरे बस का नहीं है। तो अकबर ने फिर उसको कहा भी नहीं। तो धर्म एक ऐसी चीज, भाई मान सिंह अकबर के प्रति पूरी तरह वफादार है, जीवन के लगभग 52 साल इसके मुगलों की सेवा में निकले, लेकिन जब धर्म की बात आई तो इसने नहीं माना। तो जब धर्म पर ठेस पहुंचेगी तो लोगों को ऐसा लगता है उनका अस्तित्व ही खतरे में है। धर्म को एक नशे की संज्ञा दी जाती है कि साहब ये तो एक नशा है। अब जब अब ये क्या है, कुछ कहते हैं ये अफवाह फैल पड़ी, और अफवाह जब फैलती है तो बड़ी खतरनाक फैल जाती है। अब ये चारों ओर फैल पड़ा कि जो चर्बी वाले कारतूस जो प्रयोग कर रहे हैं वो गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए हैं। इससे सैनिकों में जो है असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। और इसी संदर्भ में देखिए अब ये घटनाक्रम चल रहे हैं धीरे धीरे, और उसी समय बंगाल में बैरकपुर की छावनी जो है, बैरकपुर की छावनी के अंदर मंगल पांडे नाम का एक सैनिक जो होता है वो विद्रोह कर देता है, कोई अंग्रेज अधिकारी मार मुर दिया, और बाद में मंगल पांडे को भी उन्होंने फांसी दे दी। अब क्या है, वहां सैनिकों के अंदर धीरे धीरे आसपास के सैनिकों में इस चीज से वो एक विद्रोह की भावना होने लग जाती है, और 10 मई से मेरठ की छावनी से भारत के अंदर क्रांति की शुरुआत हो जाती है। हालांकि देखिएगा जो ये योजना वगैरह बनाई थी वो थी कि 31 मई को एक साथ पूरे भारत में क्रांति की शुरुआत की जाएगी, एक साथ हम करेंगे। कमल और चपाती जो है वो एक प्रतीक चिन्ह के तौर पर माने गए, आगे से आगे साहब कमल चपाती ट्रांसफर जैसे करते हैं ना एक साइन के। तो भाई फोन वोन तो थे नहीं, अब इतनी कोई फैसिलिटी थी नहीं, और ना ही कोई रेल वगैरह है, साइकिल थी, मैंने साइकिल काम आएगी साहब, बाकी पैदल। तो फिर ये एक प्रतीक चिन्ह के तौर पर थे। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, हालांकि इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन आते हैं वहां ज्यादा पूछता है ये जो इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए हों। राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान की चीज ज्यादा पूछेगा, लेकिन चूंकि वहां जो सैनिक हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाए और वो विद्रोह हो जाता है 10 मई से। अब देखिए भारत में क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? 10 मई 1857 मेरठ की छावनी से शुरुआत हो जाती है। तो ये पॉइंट आप उधर एक भारत के स्तर पर है। उस समय राजस्थान की क्या स्थिति है? देखिए राजस्थान में मैंने आपको बताया अंग्रेजों ने 1832 में अजमेर जो है यहां अपना हेड ऑफिस बना लिया था, और इन्होंने राजपुताना पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए 6 सैनिक छावनियों की स्थापना की। नाम ध्यान में रख लेना, एक ट्रिक बता रहा हूं, नानी देव एरिया। एक तो यह है नानी देव एरिया, और दूसरी है खैर ब्याव ही नहीं हुआ तो विद्रोह कैसे होगा। एक तो है नानी, नानी जी कहते हैं नानी, देव एरिया मतलब यहां, मारवाड़ी शब्द है। और अगर आपकी कोई ट्रिक है तो उससे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये तो जिन्होंने नहीं पढ़ा या जैसे मान लो उनके लिए है। खैर ब्याव ही नहीं हुआ तो विद्रोह कैसे होगा। कौन कौन सी उस वक्त राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी? सबसे पहले बात करते हैं नसीराबाद, इसके बाद में है नीमच, देव से देवली, एरिया से एरिनपुरा, खेर से खेरवाड़ा, और छठा है ब्याव, ब्याव से ब्यावर। अब ये सब कहां कहां है? नसीराबाद है आज के अजमेर में, और ब्यावर है आज के अजमेर में। नीमच जो है
ये आज वर्तमान में एमपी में है, ये इस तरफ पड़ेगा, इस तरफ, यहां एमपी में। लेकिन उस समय ये मेवाड़ रियासत का भाग था। नीमच उस समय राजस्थान में अंदर आता था, मेवाड़ रियासत का पार्ट था। तो वर्तमान में एमपी में है, उस समय मेवाड़ का पार्ट था। देवली, देवली है वर्तमान टोंक। एरिनपुरा है पाली में। खेरवाड़ा है उदयपुर में। और ब्यावर है अजमेर में। तो ये जो 6 सैनिक छावनियां थी, इसमें इन 4 सैनिक छावनियों में विद्रोह होता है। नानी, नी से नीमच, देव से देवली, एरिया से एरिनपुरा, और एक नए ना से एक नाम ध्यान रखना, नसीराबाद। ये तो 4 वो हो गए नानी देव एरिया। यहां तो विद्रोह होता है। खेरवाड़ा और ब्यावर 2 ऐसी सैनिक छावनियां थी जो सैनिक छावनी थी, लेकिन फिर भी यहां पर विद्रोह नहीं हुआ। तो इसको कैसे याद करना है कि खेर ब्याह भी नहीं हुआ तो विद्रोह कैसे होगा, ये लाइन याद रख लेना। खेर से खेरवाड़ा और ब्याव से ब्यावर। अब देखिए, लड़का लड़की है, उनमें झगड़ा कब होगा? जब उनमें ब्याह हो जाएगा। जब वो लवर लवरिया रहते हैं तब तक उनमें झगड़े नहीं होते। दूसरे की कोई हरकत होती है, अच्छी ना भी हो तो भी वो अच्छी लगती है कि अरे वाह कितनी अच्छी अच्छी बातें करती हो। और वही बातें शादी के बाद उनके कानों में कड़वी लगने लग जाती है। ओहो, मेरी तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने तेरे से शादी की। लड़की भी कहती है मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने तुमसे शादी की। मेरा तो कर्म फूट गए थे, मेरी तो किस्मत रूठ गई थी, मेरा तो माथा फूट गया था, जो तुम जैसे के पल्ले में जो है, तुम्हारे जैसा मेरे पल्ले पड़ गया। तो भाई ये इतना झगड़ा होना ही क्यों? कैसे खेर ब्याह ही नहीं हुआ? जब ब्याह होता है तब बाद में आदमी लुगाई झगड़ते हैं। जब ब्याह ही नहीं होगा अपना मस्त रहो साहब, ब्याह भी नहीं करना। ये याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं तुम ब्याह ही नहीं करो, फिर बाद में पिंपाट करो कि साहब हमारा तो ब्याह ही, हमने आपने कहा था इसलिए हमने शादी नहीं की थी। तो शादी के लिए कहते हैं कि शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी अल्डाता है और जो ना खाए वो भी अल्डाता है। यानी जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो खैर ब्याह भी नहीं हुआ तो विद्रोह कैसे होगा? तो खेर से खेर और ब्याव से ब्यावर, तो विद्रोह है कैसे होगा? तो यहां विद्रोह नहीं हुआ, ऐसे याद कर लेना। तो ये 6 थी सैनिक छावनियां। अब देखिए, थोड़ा सा इसको आप समझिए, मैं आपको जो समझा रहा हूं कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत होती है वो नसीराबाद की छावनी से होती है, 28 मई 1857 को। देखिए, मेरठ के अंदर मैं आपको बता चुका हूं 10 मई से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो अब आपको मैंने बताया उस समय कोई ऐसी सुविधा वगैरह थी नहीं कि साहब फटाफट जो है फोन फ्रेंड कर लिया, फोनो फ्रेंड, हेलो हेलो। 10 मई को मेरठ की छावनी के अंदर विद्रोह होता है, शुरुआत हो जाती है क्रांति की। जल्दी होगी, 31 मई को होनी थी, 31 मई को। और जो पैट्रिक लॉरेंस है राजस्थान में, उसको ये न्यूज मिलती है 19 मई को। अब आप इसको, ये आपको जो डाटा बता रहा हूं ये 19 मई का, ये याद नहीं करना है, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। हालांकि बिल्कुल सही फैक्ट है कि उसको 19 मई को इसको सूचना मिली लॉरेंस को कि साहब मेरठ के अंदर 10 मई को क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, वहां सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब लॉरेंस के थोड़ी टेंशन हो गई, हालांकि तेज तरार आदमी था, इसने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। अब मुझे इसने क्या है फटाफट क्या काम किया, उसमें देखिए राजस्थान के अंदर अंग्रेजों का मेन गढ़ कौन सा है? अजमेर। इनका सारा गोला बारूद, तोपखाने, असला, सब कुछ कहां पे टिका हुआ है? अजमेर। और उस समय अजमेर के अंदर एक बटालियन थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब दरअसल ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, ये थोड़े समय पहले ही मेरठ से आई थी। ये अब देखिए कैसे परिस्थितियां बन रही है। हालांकि ये देखिए, अगर ये परिस्थितियां नहीं बनती, अगर ये इनको नहीं हिलाता, हो सकता है क्रांति की शुरुआतियां नहीं होती, हो सकता है लेट होता। तो अब देखिए परिस्थितियां बनेगी, सैनिक अपने आराम से यहां बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बटालियन है ये थोड़े समय पहले ही मेरठ से आई थी। तो पैट्रिक लॉरेंस जो है इसके मन में थोड़ा सा अविश्वास हो जाता है कि ये तो मेरठ से आई है, हो सकता है इनके मन में कुछ चल रहा हो। तो सबसे पहले जब कोई भी ऐसी बात होती है कि साहब इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, ट्रांसफर करो।
और इसने क्या किया, इस अजमेर से जो कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इसको कहां भेज दिया? नसीराबाद। नसीराबाद भेज दिया। और ब्यावर जो है, देखिए ब्यावर इनके लिए बहुत वफादार रहा था। यहां मेयर पलटन थी और जो सैनिक छावनियां थी उनमें ब्यावर की जो मेयर पलटन है, जैसे अलग अलग पलटन थी, एरिनपुरा के अंदर ये जोधपुर लीजियन, ये बटालियन थी, ये सब अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई थी। ये मेयर पलटन ये ब्यावर में थी। और कहते हैं कि जो ये मेयर पलटन थी यहाँ की, ब्यावर में सैनिक छावनी में जो सैनिक थे मेयर, इन पर, इस पलटन पर ये धार्मिक वाला कोई असर नहीं हुआ था कि भाई वो कारतूस वाले जो एनफील्ड राइफल के हैं, गाय का है, क्या सुअर का, इन पे कोई असर नहीं हो रहा था। तो सबसे ज्यादा वफादार भी यही रही थी अंग्रेजों के लिए, मेयर पलटन। इन्होंने फटाफट ब्यावर से इसको बुलवा लिया अपने पास। और गुजरात में एक स्थान पड़ता है डिसा, गुजरात में। तो डिसा के अंदर भी सैनिक छावनी थी और वहां थी यूरोपियन टुकड़ी पूरी तरीके से। गुजरात के अंदर जो है, अपने यहां राजस्थान के अंदर सैनिक जो सारे भारतीय थे, अंग्रेज सैनिक नहीं थे। अधिकारी अलग बात है, लेकिन सैनिक हमारे सारे भारतीय थे, अंग्रेज नहीं थे। तो वो एक अविश्वास तो हो ही गया कि भाई मेरठ के अंदर भाई भारतीय सैनिक ही हैं और यहां है तो सब भारतीय ही। तो इसने फटाफट देखिए ये क्या तैयारियां कर रहा है। लॉरेंस ने डिसा से भी एक यूरोपियन टुकड़ी मंगवाई, वो पूरी तरह अंग्रेजों की है, वो यहां नहीं है। और उस डिसा को मंगवाया कि साहब आओ तुम यूरोपियन। अब ये लाल टोपे पहने हुए, व्हाइट ड्रेस में, टिप टॉप टो 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 करते हुए, टिप टॉप टॉप टॉप, करमबद्ध से चलते 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 ये इधर आ रहे हैं। अब चूंकि नसीराबाद के अंदर अब कौन सी है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है और नसीराबाद में 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी है। वो भी कहते हैं कि मेरठ से आई हुई थी, इस तरह से कुछ चर्चा करते हैं कि भाई साहब वो भी जो है मेरठ से थी। अब क्या है, वहां इन्होंने क्या किया, अब चूंकि इन पे शक है, इनको 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पर इन पे शक चल रहा है इनका, अंग्रेजों का। इन जो अंग्रेजों ने है अपने अधिकारी वगैरह, जैसे था एक प्री चार्ट करके आता है, क्या उनसे इन्होंने साफ पूछा भी कि भाई ये चल क्या रहा है, क्या बात है, पर कोई स्पष्टीकरण जैसा ऐसा उत्तर नहीं मिला इनको। फिर बंबई लांसर करके का साहब कुछ और सैनिक थे, उनसे इनकी निगरानी रखनी शुरू कर दी। मतलब आप खुद सोच के देखिए कि आपकी बटालियन है, मान लीजिए आप 1500 सैनिक है, और आपकी बटालियन के अंदर दूसरे जो बंबई लांसर्स हैं, सैनिक दूसरे हैं, उनसे आपकी ही निगरानी रखवाई जा रही है, तोपे गोले बारूद वगैरह तैयार की जा रही है। तो निश्चित सी बात है कि आपके मन में डाउट तो होगा। और डाउट, इनका अविश्वास तो उसी समय हो गया था जब इनको अजमेर से हिला करके इन्होंने नसीराबाद भेजा। अगर यह लॉरेंस ऐसा नहीं करता, हो सकता है ये सैनिक यहां विद्रोह करते ही नहीं, लेकिन परिस्थितियां बन रही है और इन्होंने खुद बनाई। तो फिर बाद में इन्होंने अविश्वास हो गया कि पहले तो तुमने अजमेर से हमें यहां भेजा और फिर अब तुम जो बंबई लांसर से हमारी निगरानी करवा रहे हो, हमारे खिलाफ गोले बारूद वगैरह तोपे तैयार करवा रहे हो। तब एक दिन सैनिक भड़क गए और 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया। मुख्य रूप से इसका नाम आता है। इसके साथ में फिर 30 वाले भी मिल गए और फिर जो सैनिक थे वो सब इनके साथ मिल गए। अंग्रेजों को तो साहब इन्होंने जो भी गोरा दिखा कि ये रहा टॉम है, टॉम टॉम का हो, प्लीज हेल्प मी का, बेटा तेरी तो हेल्प अभी हम करेंगे। और साहब मार मूर के और पूरी नसीराबाद की छावनी पे कब्जा कर लिया 28 मई 1857 को। और नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने के बाद में यहां से सैनिक रवाना हो गए दिल्ली के लिए। इधर दिल्ली है, ये दिल्ली के लिए रवाना हो गए साहब। क्यों? क्योंकि वहां कौन था? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर जो है, इनको देखिए लोगों में क्या है, अपने मुगल सम्राट के लिए जो अभी भी मान सम्मान था। भाई जैसे आपका कोई राजा है, राजा भी सही है, कोई आप पे अत्याचार नहीं करता, और उसके साथ जब इस तरह का ये हरकत करें, और जो ये कैनिंग वेनिंग था, इन्होंने पहले ही कह दिया था कि बहादुर शाह के बाद में कोई भी जो मुगल होगा उसको लाल किले में नहीं रखा जाएगा, उसको यहां से बाहर ही रखेंगे हम। तो वैसे भी अंतिम यही माना जाता है, बहादुर शाह जफर जो है, या बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हो, ये शायरियां वगैरह लिखा करता था बेचारा, व्योवृद्ध अवस्था में, 80-82 साल की से ऊपर उम्र। तो इसे अपना नेता बना दिया था क्रांतिकारियों ने। दिल्ली एक मेन क्रांति का केंद्र हो गया था। तो यहां से ये सैनिक रवाना हो जाते हैं दिल्ली की तरफ, और कहते हैं कि इनको कुछ, जैसे अब ये बीच में जो भी गांव वगैरह कहीं पे, किसी ने भी इनको रोका नहीं। क्यों? क्योंकि जनता की भावना किसके साथ है? सैनिकों के साथ है, क्रांतिकारियों के साथ है। इस प्रकार से क्रांति की शुरुआत हो गई और ये सारे के सारे सैनिक चल पड़े दिल्ली की तरफ।
कुछ अब लोग कहते हैं बाद में जब मूल्यांकन करते हैं कि अगर ये अजमेर की तरफ जाते हैं, अजमेर पर अधिकार कर लेते, तो इनके पास बहुत गोला बारूद आ जाता, क्योंकि वहां बहुत कुछ असला वसला सब भरा हुआ था। और अजमेर पे नियंत्रण कर लिया तो फिर इनके बहुत कुछ इनके कंट्रोल में आ जाता। तो अलग अलग बातें आती है, कुछ कहते हैं अधिकार कर लेते तो सही रहता। दरअसल बात जो निकल के आती है वो ये है कि यहां के सैनिकों को आदेश था कि जैसे आप जो बाकी सब आप मिलजुल के करने का प्रयास कर रहे थे, इनको दिल्ली से आदेश था कि सब आप फटाफट दिल्ली पहुंचो और वहां हम बहादुर शाह जफर के अंडर में रह करके मुगल सम्राट में, और यहां जो है हम वापस अजमेर पर धावा बोलेंगे। ये इस तरह की कुछ पॉलिसी थी इनकी, इसलिए ये सैनिक यहां से गए थे। और एक बार यहां ये बात छिड़ गई तो फिर ये आगे से आगे क्रांति की ज्वाला जो है ये चलती जाएगी। तो और नसीराबाद के अंदर, और ये जो लॉरेंस है, इसने जब ये सारा ये प्रबंध कर रहा था तो इसने राजस्थान के राजपुताना के रियासतों को भी पत्र भेजे थे कि इस तरह की बात है, आप सभी लोग तैयार रहें, अपनी सेना वेना भी तैयार रखें, हमें भी आपकी सेना की जरूरत पड़ेगी। उस समय जोधपुर का जो राजा था तख्त सिंह, तो कहते हैं कि जब ये लॉरेंस ने ये अजमेर से जब ये सेना इधर उधर ट्रांसफर कर रहा था 15वीं बटालियन को, तो जो तख्त सिंह है जोधपुर से, इसने भी अपना सेना भेजे थी। इसका एक खास आदमी था कुशाल राज सिंघवी, कोई अच्छी नहीं थी छवि इसकी। तो कुशाल राज सिंघवी को तख्त सिंह ने, जनता इससे परेशान रहती थी कुशाल राज सिंघवी से, तो तख्त सिंह ने इसके नियंत्रण में भेजी थी सेना अजमेर की तरफ। खैर ऐसे तो बहुत है, 1857 की क्रांति पर ही पूरी राजस्थान की किताब आती है। प्रजामंडल है, प्रजामंडल भी पूरी राजस्थान की किताब आती है, राजस्थान के प्रजामंडल। तो ऐसे तो फैक्ट कितने बताते जाओ, कोई अंत ही नहीं है उसका। तो ये जो मेन जो चीजें हैं, कंसेप्ट समझाना काम है मेरा, कि आप कंसेप्ट समझ जाओ, बाकी फैक्ट तो फिर और खूब होते हैं। तो आपको कोई ना कोई एग्जाम के अकॉर्डिंग एक गाइड पढ़ लेना। अलग अलग किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे यहाँ समझाने के बाद, लेकिन एक गाइड तो आपको पढ़नी पड़ेगी एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको मैंने आपको बता दिया। अब जो लगभग 50 मिनट से ऊपर क्लास हो गई है, अब नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम यहां से आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।